नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। पश्चिम बंगाल जीतकर फूले नहीं समा रही ममता बनर्जी अब दिल्ली की तैयारी में जुट गई। इसीलिए वो आजकल बंगाल में कम, गोवा, मुंबई में ज्यादा नजर आ रही। बुधवार को ही शिवसेना मुखिया उद्धव ठाकरे और एनसीपी मुखिया शरद पवार को साधने के लिए मुंबई पहुंची ममता बनर्जी ने इस दौरान बॉलीवुड के ऐसे कलाकारों के साथ भी मुलाकात की जिनकी पहचान ही मोदी योगी विरोधी मानी जाती, फिर चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा हो, जावेद अख्तर हो या फिर स्वरा भास्कर। जावेद अख्तर इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जहां सीएम ममता बनर्जी के बगल वाली कुर्सी पर बैठे थे, तो वहीं मोदी योगी के विरोध में आवाज उठाने के लिए मशहूर स्वरा भास्कर दर्शक दीर्घा में बैठी थी कि तभी उन्हें ममता बनर्जी से बात करने का मौका मिल गया। और फिर क्या था, हाथ में माइक मिलते ही स्वरा भास्कर शुरू हो गई और लगी ममता से शिकायत करने। इस दौरान उन्होंने मुनव्वर फारूकी, अग्रिमा जोशवा, अदिति मित्तल जैसे लोगों को ममता के सामने बारी बारी से खड़ा करवाया और बताया कि कैसे उन्हें उनके विचारधारा के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। Munawwar Farooqi is here. He has spent 1 month in jail. Stand up. So he spent a month in jail for a joke he didn't tell. But Raj is here. He runs a performance space that has been vandalized continuously for hosting people like Munawwar, like Aditi Mittal, like Agrima Joshua, who was attacked. Richa Chadha is here. Kubra Seth is here. Arpita, Ashwini sir, Avinash ji. All of these people are working in the film industry, facing a lot of resistance to tell stories where what is happening in India will find a place. Fahad is an activist who has multiple FIRs on him. We are in a situation today, and I'm sorry, I'm repeating what we all know, but it's a lived experience. We are in a situation today where for a common citizen like me, we either on one side, what are our options? What are we experiencing? On one side, there is the mob, completely unaccountable because the ruling dispensation has found a way to use the mob to its liking, and the police and the state seem to be completely okay with allowing that. On the other side, you have the state that uses arbitrary power and is distributing UAPA and sedition charges like it is prasad of a god we don't want to pray to but are forced to bow down to. This is our reality. I'm sorry I'm a little emotional, please. ममता बनर्जी के सामने शिकायतों की फहरिस्त सुना रही स्वरा भास्कर ने इस दौरान यूएपीए को लेकर भी अपना दुखड़ा रोया और कहा, एक राज्य की सरकार तो अपनी असीम ताकत का इस्तेमाल कर रही, वो यूएपीए और राजद्रोह के मुकदमों को भगवान के प्रसाद की तरह बांट रही। स्वरा भास्कर अपने बयान में योगी आदित्यनाथ का नाम तो नहीं ले पाई, मगर जिस तरह से भगवान और प्रसाद का जिक्र किया, उसे देखकर ये माना जा रहा है कि उन्होंने यूपी की योगी सरकार पर ही हमला बोला, क्योंकि ये यूपी ही तो है जहां योगी आदित्यनाथ जैसे महंत सरकार चला रहे, जिनके राज में गुंडे माफियाओं के खिलाफ नो इफ नो बट वाली पॉलिसी मानी जाती, यानी सीधे बुलडोजर की कार्रवाई। यहां तक कि सीए विरोधी प्रदर्शन के दौरान भी योगी सरकार ने तोड़फोड़, हिंसा मचाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया था। मुनव्वर की फूहड़ कॉमेडी। जिस कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की आवाज बनकर स्वरा भास्कर ने ममता बनर्जी के सामने दुखड़ा रोया और उन्हें पीड़ित बताया, वो मुनव्वर फारूकी अपनी फूहड़ कॉमेडी के लिए जेल की हवा भी खा चुके। उन पर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप था। भगवान राम और मां सीता के बारे में इतनी फूहड़ कॉमेडी करने के आरोप में ही उन्हें मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था और करीब 1 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उन्हें रिहा किया गया था। क्या है यूएपीए कानून? जिस अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी कि यूएपीए कानून के खिलाफ स्वरा भास्कर ने ममता बनर्जी से शिकायत की, वो यूएपीए कानून वैसे तो 1967 में लाया गया था, लेकिन साल 2019 में मोदी सरकार ने संसद में बिल लाकर इस कानून में संशोधन कर दिया, जिसके बाद इस कानून को ताकत मिल गई कि किसी व्यक्ति को भी जांच के आधार पर आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। पहले ये शक्ति केवल किसी संगठन को लेकर थी, यानी इस एक्ट के तहत किसी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाता था। सदन में विपक्ष की आपत्ति पर गृह मंत्री अमित शाह का कहना था कि आतंकवाद को जड़ से मिटाना सरकार की प्राथमिकता है, इसीलिए ये संशोधन जरूरी, और सरकार तमाम विरोध के बावजूद सरकार ने यूएपीए संशोधन कानून पास कराकर ही दम लिया।
इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जो भाषण दिया था उसकी चर्चाएं आज भी होती। आप भी सुनिए अमित शाह का वो ऐतिहासिक भाषण। अभी यूएन ने मौलाना मसूद अजहर को टेररिस्ट घोषित किया और टेररिस्ट घोषित करने के लिए जो प्रियम्बल बनाया गया उसके प्रियम्बल में बड़ी खूबसूरती से बहुत डिटेल में इसका वर्णन किया माननीय कि हम एक के बाद एक आतंकवादी संस्थाओं को आतंकवादी संस्था घोषित कर रहे हैं। ये मौलाना साहब जो है वो संस्था को बंद कर दूसरी संस्था कर देते हैं, फिर से 2 साल तक वो संस्था को आतंकवादी संस्था घोषित करने की प्रक्रिया करते हैं। जैसे ही घोषित होती है वो बंद कर तीसरी संस्था खोल देते हैं। आतंकवाद व्यक्ति की मंशा में होता है साहब, आतंकवाद संस्थाओं में नहीं होता। संस्था कैसे बनती है? व्यक्तियों का समूह ही तो संस्था बनता है। अगर व्यक्ति के मन में आतंकवाद है तो संस्था पर प्रतिबंध लगाने से नहीं रुक सकता। वो व्यक्ति दूसरी संस्था बनाकर कैसे रोकेंगे? रोकना चाहते हैं या नहीं चाहते? मैं मानता हूं मान्यवर, ये सरकार की प्राथमिक फर्ज है कि आतंकवाद को समूल नष्ट किया जाए और इसलिए आतंकवादी को व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने के प्रावधान की बहुत जरूरत है और अभी यूएन ने करा है। यूएन के अंदर तो प्रोसीजर है ही, मगर अमेरिका में भी है। ये तो ह्यूमन राइट्स के चैंपियन मानते हैं, कोट करते हैं इनकी रिपोर्ट्स को सब। पाकिस्तान में भी है। मैं आपके माध्यम से ओवैसी साहब और सबको जो डर लगता है उनको कहता हूं, पाकिस्तान जैसे राज्य ने कर दिया है। चीन ने किया है, इजराइल ने किया है, यूरोपियन यूनियन ने किया है, ये सब ने किया है मान्यवर। और मैं एक दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं मान्यवर। इंडियन मुजाहिदीन आईएम का जो आतंकवादी था यासीन भटकल, उसको इंडियन मुजाहिदीन को एनआईए ने आतंकवादी संस्था घोषित कर दिया। अब ये यासीन भटकल कलकत्ता की किसी जेल में पड़े रहे, वांटेड थे, अलग नाम कर दिया, कुछ अलग प्रकार से काम कर दे रहे। वो पता क्यों नहीं चला? क्योंकि वहां कोर्ट में पेश भी हुए, छूट भी गए। पता क्यों नहीं चला? क्योंकि यासीन भटकल को आतंकवादी घोषित नहीं किया गया। अगर आतंकवादी घोषित करते तो हर पुलिस स्टेशन में उनका डोसियर होता, फोटो होता, फिंगरप्रिंट्स होते और वो धर लिए जाते। अगर किया होता तो 12 बम धमाके बच जाते। मान्यवर, ये आतंकवादी जो घोषित करने की प्रक्रिया है, इसमें बहुत सारी सावधानियां रखी गई है कि इसका दुरुपयोग न हो, परंतु उपयोग हो, इसके लिए हम ये लेकर आए। मान्यवर, मैं मानता हूं कि ये जमाना आ गया है कि एक के बाद एक संस्था बदलने वाले व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर दुनिया के सामने उनको खुला करने की, उजागर करने की जरूरत है। इसलिए मैं प्रावधान लेकर मान्यवर इस सम्मानित सदन के सामने आया हूं। धारा 25 को मनीष जी ने बड़े जोर शोर से उस पर विरोध किया। धारा 25 मनीष जी हम लेकर नहीं आए, मैं धारा 25 में सिर्फ संशोधन लेकर आया और उसके लिए 2-3 बेसिक इश्यू उठाए गए अलग अलग सदस्यों से। एक तो फेडरल स्ट्रक्चर का इश्यू उठाया गया, एक इश्यू धारा 25 कैसे किसी की व्यक्ति की प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है। हसनान साहब ने कहा कुर्क करने की बात नहीं, अटैच करने की बात है। कुर्की का ऑर्डर हसनान साहब कोर्ट करेगी, पुलिस कुर्की नहीं कर सकती। ये कानून का प्रोविजन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। पुलिस इसको अटैच करेगी, जब्त करेगी, बाद में पुलिस कोर्ट के सामने जाएगी। जब कोर्ट मान्यवर परमिशन देगा तब इसकी कुर्की होगी। तो कुर्की के लिए पुलिस को हमने अधिकार नहीं दिया है, ना किसी डीजी को दिया है। अब फेडरल स्ट्रक्चर का सवाल आया मान्यवर, इसमें हमने एनआईए के डीजी को उसी केसों में ये अधिकार दिया है जो केस एनआईए जांच करता, और कोई केस में नहीं दिया। जो स्टेट पुलिस यूएपीए लगाना चाहती है और जांच करना चाहती है, इसका तो जब्ती का अधिकार स्टेट पुलिस के पास में ही है। और एनआईए के अंदर ये जो अधिकार है कि राज्यों की सहमति के बगैर केस ले सके और केस चला सके। मैं फिर से एक बार कहता हूं, ये बिल हम लेकर नहीं आए थे,
यूपीए की सरकार लेकर आई थी। अगर फेडरल स्ट्रक्चर का भंग हुआ है तो यूपीए की सरकार के समय में हुआ है। मगर मैं मानता हूं कि ठीक है, मैं आज भी कहता हूं यूपीए सरकार ने कराए, फिर भी मैं मानता हूं ठीक है। मगर जो लेजिस्लेशन बनाने वाले थे, उस लेजिस्लेशन के पक्ष में जिन्होंने भाषण की, उनको क्या अधिकार है आज वो लेजिस्लेशन पर सवाल खड़ा करने का जो उनकी सरकार लेकर आई? मान्यवर, आतंकवाद के मुद्दों पर पार्टी की विचारधाराओं से ऊपर उठना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और 25(1) को सीजर और अटैचमेंट के जो अधिकार है, मान्यवरों को किसी भी प्रकार से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को नहीं तोड़ते हैं। सम्मानीय सदस्य महुआ जी ने भी ये इश्यू उठाया था, मैं इसके लिए इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। मान्यवर, एक मुद्दा आया कि पीआई को अधिकार देने से जांच डिटोरिएट होगी। मैं यहां सदन के सामने बहुत विनम्रता के साथ रखना चाहता हूं कि ये एनआईए एक विशिष्ट कार्यदल है, आतंकवाद के सामने लड़ने के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग लिया हुआ कार्यबल है। ये पुलिस स्टेशन नहीं है, इसके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की तय की है, रिव्यू की व्यवस्था करी है। जो जांच होती है उसको एसपी लेवल पर रिव्यू किया जाता है, डीआईजी लेवल पर रिव्यू किया जाता है, आईजी लेवल पर रिव्यू किया जाता है, अंततोगत्वा एनआईए के डायरेक्टर के लेवल पर भी इसका रिव्यू होता है, इसकी स्क्रूटिनी होती है। इसलिए ये संभावना कतई नहीं है कि पीआई को देने से इसका मिसयूज होगा या जांच में गिरावट आएगी। यहां जो दिक्कत है मैं बताना चाहता हूं, और ये सिर्फ हम एनआईए के लिए कर रहे हैं। सादा मतलब राज्य की पुलिस जब जांच करेगी तब हमने जो एसपी का प्रावधान है उसको एज इट इज रखा है। मान्यवर, एनआईए का कार्य क्षेत्र पूरा देश है, पूरे देश के कई अदालतों में आज लगभग 250 से, मुझे आंकड़ा ठीक से याद नहीं है मगर अंदाजन कह रहा हूं मैं, 250 से ज्यादा केस बिखरे पड़े हैं, और एसपी इनके पास 25 है, शायद 25 से भी कम है। जब केस चलने को आता है तब जो आईओ होता है उसकी पेशी वहां कंपलसरी होती है, इसलिए केस जल्दी चल नहीं पाते। इसलिए निहायत जरूरी है कि पीआई को ये अधिकार दे। ये पीआई को ट्रेनिंग करने का काम, एनआईए की स्थापना 2008 से लेकर 2019 तक 11 साल के अंदर ढंग से कर दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की को अच्छे तरीके से प्रस्तावित किया गया है और मॉनिटरिंग की सिस्टम को भी सुदृढ़ किया गया है। इसके पीछे हमारा उद्देश्य केवल और केवल इतना है कि जांच जल्दी हो और ट्रायल जल्दी चल जाए, निर्दोष हो तो छूट जाए, दूषित हो तो उसको सजा हो जाए। अब भला इसमें किसी को क्या विरोध हो सकता है? डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट। एक और कह रहे हो को टाइट मत करो, एक और कहते हो डाइल्यूट मत करो। मेरी तो समझ में ही नहीं आता क्या करें।